वेलकम बैक। आज भारत का बजट था और बजट में आप ये मत ऑब्ज़र्व किया कीजिए कि सिगरेट महंगी हो गई या लाइट के बल्ब महंगे हो गए, क्योंकि मैंने कभी भी किसी शराबी को, सिगरेट वाले को या छोटी मोटी चीज़ खरीदने वालों को इस चीज़ के तनाव में आते नहीं देखा कि यार सिगरेट 50 पैसे महंगी हो गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टॉक, शेयर, सेंसेक्स, बीएससी, इन सब को पढ़ने समझने के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो बजट स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली एक देश का विज़न होता है कि आने वाले 1 साल में ये देश किस दिशा में जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट से कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कमा पाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा पाएंगे। राम मंदिर से लौटते ही 22 जनवरी को लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही कि जो सोलर पैनल्स हैं उस पर बहुत काम होना है, यानी 1 करोड़ घरों में मुझे सोलर पैनल लगवाने। दैट मीन्स जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको बढ़ावा दिएगा आने वाले समय में भारत। कुछ ऐसी चीज़ें आज के बजट से मुझे नज़र आई, जिसमें IRFC एक नाम है जो मुझे नज़र आता है। स्टॉक के नज़रिए से अगर बात करें तो आगे बढ़ने से पहले एक बात पहले बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। आई जस्ट शेयर माय ओपिनियन। अगर आप मेरी बात मान के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपना भी मार्केट एनालिसिस कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये इंडियन रेलवेज़ की फाइनेंस आर्म है, यानी कि इंडियन रेलवेज़ को कभी अगर बजटरी एलोकेशंस नहीं हो पाते हैं या इंडियन रेलवेज़ की अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें फ़ंड की ज़रूरत हो, फाइनेंस की ज़रूरत हो, तो वो IRFC के थ्रू होगा। IRFC कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी तरह से सरकारी उपक्रम है जिसको लिस्ट करा दिया है। तो ऑलमोस्ट 86% जो हिस्सेदारी है वो अभी भारत सरकार की है। एक बात बताता चलूँ ना इन्वेस्टर्स को कि भारत सरकार की हिस्सेदारी का मतलब होता है कि इस कंपनी का मालिकाना हक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और वो किसी इंसान के पास नहीं होता, वो पोस्ट के पास होता है। जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है या कंपनियों के मालिक हैं वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। नाउ IRFC बेसिकली करती क्या है ये समझिए। उसके बाद कभी भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 3 P समझने ज़रूरी हैं: प्रमोटर, प्रोडक्ट और प्रॉस्पेक्ट। प्रमोटर मैंने आपको बता, इंडियन रेलवेज़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और भारत सरकार है। प्रोडक्ट क्या है ये समझना हर कंपनी के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी को 1 रुपया भी दे रहे हैं तो आप प्रोडक्ट समझिए कि पैसा कहाँ दे रहे हैं। IRFC बेसिकली कैसे काम करता है, IRFC मार्केट से पैसा उठाता है, उस पैसे से असेट्स क्रिएट करता है और वो असेट्स बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को लीज़ पर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ या भारतीय रेलवे उसके एवज़ में IRFC को कुछ किराया देता है, लीज़ देता है, और जब मार्जिन निकाल लेता है IRFC तो जहाँ से पैसा उठाया है, लोन उठाया है, वो चुकाने के साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी सर्व करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली इसकी ज़रूरत पड़ी कि इंडियन रेलवेज़ एक्सपैंड हो रहा था, भारत की एम्बिशंस थी, तो 1986 के अंदर इस कंपनी को बनाया गया इस एम्बिशन के साथ कि मार्केट से समय समय पर जब कम कीमत पर पैसा मिल रहा हो उस समय IRFC मार्केट से पैसा उठाएगा, असेट्स परचेज़ करेगा। असेट्स परचेज़ यानी आप ये मान लीजिए रेल का डब्बा या रेल की पटरियाँ, इसके लिए IRFC उनको ख़रीदेगा और उसके बाद भारतीय रेलवे को किराए पे देगा। भारतीय रेलवे उसके बदले में कुछ किराया देगा और लोन का जो ब्याज है या बॉन्ड्स का जो ब्याज है उसमें और रेलवे से लिए गए पैसे में जो डिफरेंस होगा उससे IRFC एक सेल्फ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, एटलीस्ट ऑटोनॉमस बन जाएगा अपने खर्चे निकालने में। तो ये काम करता है IRFC। अब आप सोचेंगे कि जो रेल का डब्बा है उसका मालिक कौन होता है, तो बेसिकली रेलवे 30 साल के बाद मालिक बन जाता है या एक पर्टिकुलर लीज़ एग्रीमेंट के टाइम के बाद मालिक बन जाता है। तब तक भारतीय रेलवे इसको लीज़ का पैसा देती रहती है IRFC को। IRFC इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड, कोंकण रेलवे, रेल लैंड डेवलपमेंट, रेल टेल कॉरपोरेशन, पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन, और इसके अलावा भी कोई रेलवे का प्रोजेक्ट होता है तो उसको लैंड करता है, उधार भी देता है, बदले में पैसा वापस भी ले लेता है। ये बॉन्ड्स इशू करता है IRFC। बॉन्ड्स दोनों तरह के होते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, दोनों तरह के बॉन्ड इशू करता है। इसके अलावा बॉन्ड इशू करने का ये मतलब होता है कि जैसे सपोज़ मुझे पैसा चाहिए तो मैं आपके पास आया और मैं बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं आपके पास नहीं आया, मैंने अपने बॉन्ड्स की एक लिस्ट निकाल दी
मेरी रेटिंग अच्छी है, मेरी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, तो मैंने निकाल दिया कि अगर आपके पास लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप मेरे को दे दो, मैं बदले में आपको 5% 6% फिक्स देता रहूँगा। अब एक मिडिल क्लास आदमी के पास इतना पैसा एक्स्ट्रा नहीं होता जो वो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, कुछ के पास होता भी है, या कुछ लोगों को समझ नहीं आता पैसे का क्या करें। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना पड़ता है पैसा, तो वो इन बॉन्ड्स में पैसा डाल देते हैं। बॉन्ड्स अलग अलग तरह के होते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। इसी के अंदर एक बॉन्ड होता है 54 EC बॉन्ड, वर्ड इधर उधर हो सकता है बट 54 EC आई थिंक वर्ड है। इस बॉन्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका होता है वो पैसा डाल सकते हैं। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना नहीं चाहते हैं तो आप 54 EC बॉन्ड के अंदर पैसा लगाएंगे तो आप पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए मार्केट से पैसा उठाता है। इसके साथ ये टर्म लोन्स भी उठाते हैं। टर्म लोन्स मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह के लिए, कि हम सपोज़ हम ये कार शेड बनाने वाले हैं रेलवे की इस स्टेशन के अंदर, तो उसके लिए टर्म लोन उठाते हैं, बिडिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जहाँ से भी पैसा सबसे कम कीमत में मिलता है, IRFC का काम है कि वो सबसे कम कीमत पे पैसा उठाना और रेलवे को फंड करना, बस इन शॉर्ट यही है। अब इस स्टॉक में होने क्या वाला है, ठीक है। सबसे मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली मार्केट से पैसा उठाना है, जिनसे पैसा लिया है उनको कुछ ब्याज देना है, वो पैसा आगे इंडियन रेलवेज़ को असेट बना के दे देना है, उन असेट के बदले में कुछ किराया लेना है, वो किराए में मार्जिन है जहाँ से पैसा उठाया उसके ब्याज का, प्लस अपना सस्टेन करने का जो मार्जिन है। तो IRFC का ऑलमोस्ट असेट और लाइबिलिटी लगभग 5 लाख करोड़ की है। 4,97,000 करोड़ के आसपास है लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की हुई है, दोनों मिला के 4,97,000 करोड़ की। और जितनी असेट होती है उतनी लाइबिलिटी होती है, बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स हैं। तो इसमें से जो उन्होंने लोन दिए हुए हैं उसके ऊपर एटलीस्ट एक किराया अपने आप आता रहेगा। जो असेट उन्होंने बनाया है पैसा लेके मार्केट से, उस पर किराया आता रहेगा और वो किराए से इंटरेस्ट सर्व होता रहेगा। इस स्टॉक के अंदर इशू ये है कि हाई डेट कंपनी है, इस पर कर्जा बहुत है, नेचुरली होने वाला है क्योंकि इसका काम ही फाइनेंस कॉरपोरेशन है और रेलवेज़ को फाइनेंस कर रहे हैं, तो बच्चा तो नहीं है, कोई किराने की दुकान तो है नहीं, इट्स इंडियन रेलवेज़, तो नेचुरली डेट हाई होगा, नेचुरली इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन कंपनी हर साल प्रॉफिट बना रही है। लास्ट प्रॉफिट आई थिंक 6-6.5 करोड़ का था मार्च 23 का। अर्निंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही है ओवर द ईयर्स। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नहीं है। कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को जनरेट कर पा रही है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेचुरली 100% सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा नेचुरली दूर भागते ही हैं। कंपनी में प्रोमोटर प्लेज 0 है, यानी जिस कंपनी को पब्लिक सेक्टर माना जाता है उसके अंदर प्रोमोटर प्लेज वैसे भी 0 ही होना है। अब यहाँ से सवाल ये आता है कि जो बजट के अंदर डिस्कशन हो IRFC को लेके वो क्या आउटकम है। इस सरकार ने पहले कोरोना टाइम पे एक आप लोगों को ध्यान होगा असेट मोनेटाइजेशन स्कीम निकाला था। असेट मोनेटाइजेशन मतलब रेलवे के जो असेट्स हैं उनको या तो किराए पे देंगे या कुछ बेच देंगे, हिस्सेदारी बेची जाएगी, असेट्स बेचे जाएंगे, परसेंटेज में बेचा जाएगा, शेयर्स बेचे जाएंगे। तो IRFC को लेकर भी एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर 10% स्टेक ऑलमोस्ट सरकार बेचने की तैयारी में है। बजट से पहले ही ये खबर आ गई थी, लेकिन बजट के बाद ये क्लियर हुआ है कि अभी फ्रेश बोरोइंग्स IRFC मार्केट से नहीं करेगा। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टॉक की सिचुएशन ऐसी है कि भारत अभी एक एम्बिशियस नेशन है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव, घर, शहर, मोहल्ले के आसपास सुना ही होगा आपने कि छोटी लाइन बड़ी लाइन में बदल रही है। हुआ ही था आज से आई थिंक 10-15 साल पहले, तो हमने सबने ही सुनी थी कि वहाँ पे भी रेलवे का परिचालन बंद है क्योंकि छोटी लाइन बड़ी लाइन में बदल रही है। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये सब कंसेप्ट, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये सब भारत अपग्रेड हो चुका था रेलवे में। अब वंदे भारत 40,000 डब्बों को आई थिंक इंडिया ने वंदे भारत में बदलने का किया है। तो रेलवे स्टॉक्स डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स प्लस बुलेट ट्रेन, ये ऐसे 2-4 एम्बिशंस हैं इंडिया के जिन पर आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है। IRFC प्रेजेंट लेवल्स पर भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर इससे स्टॉक थोड़ा नीचे जाता है तो भी एंटर कर सकते हैं, और अगर इससे स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है तो एवरेज के साथ एंटर कर सकते हैं। एक वर्ड में अगर मैं कहूँ, IRFC में आप डेफिनेटली एंटर कीजिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ एंटर कीजिए।
सरकार ने इस साल इस बजट में मंशा नहीं दिखाई है कि IRFC फ्रेश बोरोइंग करेगा। जब IRFC फ्रेश बोरोइंग नहीं करेगा तो फ्रेश लैंडिंग भी नहीं कर पाएगा। फ्रेश लैंडिंग नहीं करेगा तो जो एक डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट या डिफरेंट ऑफ असेट मोनेटाइजेशन होगा वो कम होगा। लेकिन IRFC, इंडियन रेलवेज़, भारत सरकार, भारत आने वाले 1 साल में ख़त्म नहीं होने वाले। जस्ट इन केस अगर मोनेटाइजेशन ना भी कर पाए सरकार, जो कि प्राइवेटाइजेशन प्लान्स या जो स्टेक सेलिंग के प्लान्स सरकार के फेल हुए हैं, IRFC में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में IRFC फिर अपनी उसी पुरानी ग्लो में आएगा। 1986 से कंपनी चल रही है, 2024 चल रहा है, 24 और 14 38 साल से तो ऑलरेडी ये कंपनी चल रही है। प्रॉफिट भी जनरेट हो रहे हैं, सेल्फ सस्टेन हो रहा है, इंडियन रेलवेज़ को फंड कर रही है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। इस शेयर को मिस मत कीजिए। अगर एडिशनल पैसा रखा है इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हैवीली इन्वेस्टमेंट करने वाला है। स्टे रेडी फॉर दैट। जय हिंद।